हेलो एवरीवन। जेई मेन सेशन वन का जो एग्ज़ाम चल रहा है, तो उसमें तीसरे दिन जो फर्स्ट शिफ्ट में केमिस्ट्री के क्वेश्चन आए थे, हम लोग सबसे पहले उसको डिस्कस करेंगे और फिर देखेंगे क्या केमिस्ट्री का जो पेपर था मॉडरेट था, इजी था या फिर हार्ड था। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। इस क्वेश्चन में बोल रहा है 25 ml 0.1 मोलर बेरियम हाइड्रोक्साइड react completely with HCl. Find weight of HCl in milligram required. तो यहाँ पे देखो बेरियम हाइड्रोक्साइड दिया है और बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है HCl से रिएक्ट कर रहा है। अच्छा, एसिड बेस रिएक्शन है, इसका प्रोडक्ट लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं BaCl2 प्लस 2H2O। इसको बैलेंस भी कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि अब एक कंप्लीट रिएक्शन करता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड कंप्लीट रिएक्शन कर जाता है, मीन्स जो बेरियम हाइड्रोक्साइड के मोल हैं रिएक्शन में बचेंगे नहीं रिएक्शन के बाद। तो इस बेरियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल होंगे? अगर इसके मोल की बात करें तो इसका मोल हो जाएगा मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। मोलैरिटी दिया है 0.1 और वॉल्यूम दिया है 25 ml। अच्छा देखो, ml में वॉल्यूम रखेंगे तो जो मोल आएगा उसको मोल नहीं बोलेंगे, मिली मोल बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो वॉल्यूम ml में है तो 2.5 मिली मोल आएगा। और देखो ये तो बेरियम हाइड्रोक्साइड के मोल है, बेरियम हाइड्रोक्साइड के मोल। तो अगर कंप्लीटली इसको रिएक्ट करना है HCl के साथ तो मिनिमम HCl कितना चाहिए? मीन्स जो बेरियम हाइड्रोक्साइड से मिलने वाला OH माइनस है, OH माइनस ही तो रिएक्ट कर रहा है, तो जो OH माइनस का मोल होगा, OH माइनस का मोल H प्लस जो कि एसिड से मिल रहा है उसके मोल के बराबर होगा। तो OH माइनस के मोल कितने मिलेंगे? मोल ऑफ OH माइनस, मोल ऑफ OH माइनस 2 टाइम्स हो जाएगा बेरियम हाइड्रोक्साइड का जो भी मोल है। देखो एक मोल टूट के 2 मोल OH माइनस देगा, तो मोल ऑफ OH माइनस हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2.5 मिली मोल में आएगा, ये 5 मिली मोल। अच्छा, 5 मिली मोल OH माइनस है तो 5 मिली मोल H प्लस भी होना चाहिए, तब जाके कंप्लीट रिएक्शन होगा। और 5 मिली मोल H प्लस है तो HCl का भी मोल कितना होना चाहिए? 5 मिली मोल। अब देखो HCl का मिली मोल पता चल गया 5, तो HCl का वेट कितना होगा? तो वेट हम लोग लिख सकते हैं, वेट हो जाएगा मोल इंटू मोलर मास, मोल इंटू मोलर मास। तो देखो HCl का मोल है 5 मिली मोल, मतलब 5 × 10⁻³ और यहाँ पे मास, इसका मोलर मास है 36.5। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5.2 और 18, ये हो गया 10⁻³ ग्राम में आएगा। और मिलीग्राम में बताना है तो इसको लिख सकते हैं 182.5 मिलीग्राम। तो यहाँ से HCl का जो वेट लगेगा वो लगेगा 182.5 मिलीग्राम। अच्छा, ये तो पूरा हमने बेसिक बता दिया कैसे हो रहा है रिएक्शन। अगर हम चाहते तो सीधे इक्विवेलेंट ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड को HCl के इक्विवेलेंट के बराबर करके भी निकाल सकते थे। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको करने के बहुत तरीके हैं। चलो नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर ए देखो 2 में क्या बोल रहा है? फॉर ए गिवन जीरो ऑर्डर रिएक्शन ए बी गैस कन्वर्टिंग इनटू ए गैस प्लस बी गैस। अच्छा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम का साइन नहीं है, ए किस में कन्वर्ट हो रहा है? बी में प्लस सी में, मतलब ए बी जो है वो डिसोसिएट हो रहा है ए गैस और बी गैस में। द ग्राफ इज गिवन फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ ए बी, फाइंड हाफ लाइफ इन मिनट
यहाँ पे देखो हाफ लाइफ मिनट में बताना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन में हिंट दे रखा है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रल रेट लॉ। अगर ए बी रिएक्टेंट अपना है तो ए बी का किसी टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन वो होता है ए बी नॉट माइनस के टी। अब देखो इस इक्वेशन को अगर हम यूज करके किसी भी तरह अगर के का वैल्यू निकाल लें, रेट कांस्टेंट, तो हाफ लाइफ के लिए हम लिख सकते हैं टी हाफ इजकल टू ए बी नॉट डिवाइडेड बाई 2k, क्योंकि जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था ए बी नॉट का डिवाइडेड बाई 2k। तो इस ग्राफ को हम क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे कि रेट कांस्टेंट बताने के लिए। तो देखो अगर हम 100 सेकेंड पे देखें तो 100 सेकेंड पे ए बी का कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.55, तो ए बी का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 0.55 इज इक्वल टू टी इजकल टू जीरो। देखो जब टाइम को 0 सेकेंड रखेंगे तो उस समय ए बी का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे दिया है, देखो 0.6 मोलर, तो यहाँ रख लेंगे 0.6 मोलर माइनस के इंटू, अच्छा टाइम कितना लगा, ये टाइम ड्यूरेशन कितना है 100 सेकेंड का, तो यहाँ पे रख लेंगे 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 0.05 बाई 100, या फिर इसको लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁴ ए मोलर पर सेकेंड। तो रेट कांस्टेंट यहाँ से आ गया। अब देखो रेट कांस्टेंट का वैल्यू यूज करके टी हाफ निकाल सकते हैं। टी हाफ इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है इसका 0.6 डिवाइडेड बाई 2 के का वैल्यू आया 5 × 10⁻⁴। अच्छा जो टी हाफ आएगा वो सेकेंड में आएगा, अपने को आंसर देना है मिनट में, तो इसको 60 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो इसको लिख सकते हैं 0.6 डिवाइडेड बाई, ये देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये बन जाएगा 10⁻³ और इसको 60 से डिवाइड कर दो। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाई 60, तो इसका वैल्यू आ रहा है 10। तो ये 10 जो है वो 10 मिनट है, अपने को मिनट में आंसर देना था, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 10। जो हाफ लाइफ पूछ रहा है ए बी का वो है 10 मिनट। समझे? तो ये क्वेश्चन इजी था, जीरो ऑर्डर पे बेस्ड रिएक्शन है। चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है फॉर द फॉलोइंग चेंज H2O लिक्विड कन्वर्टिंग इनटू H2O गैस। अच्छा पानी जो है लिक्विड फेज से गैस फेज में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे देखो H2O लिक्विड का टेम्परेचर दे रखा है 5 डिग्री सेल्सियस और H2O गैस का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। अब बोला है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो देखो H2O लिक्विड को अगर H2O गैस में कन्वर्ट करा रहे हैं तो देखो हर ऑप्शन में Q का साइन पूछ रहा है, W का वर्क का साइन पूछ रहा है और चेंज इन इंटरनल एनर्जी का साइन सिर्फ पूछ रहा है अपने को। तो देखो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है तो नो डाउट जो सिस्टम होगा पानी होगा उसको हीट दिए होंगे, तो इसका साइन होगा पॉजिटिव। अब देखो जो H2O लिक्विड है अगर वो गैस बनेगा तो नंबर ऑफ, देखो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज होगा। जैसे देखो मान लो एक कंटेनर है, अगर ये पानी था लिक्विड फेज में तो ये थोड़ा सा वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, H2O लिक्विड है। लेकिन जब इसको गर्म करोगे यहाँ से मान लो गर्म किए तो ये गैस फेज में चला जाएगा, और जैसे ही गैस फेज में जाएगा पूरा वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। समझ गए? और ऊपर से इस पे प्रेशर लगाएगा, इसमें एक्सपेंशन भी होगा। तो यहाँ से जो देखोगे वर्क अपना आएगा -P गैस इंटू चेंज इन वॉल्यूम होता है, तो यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव है। अरे लिक्विड से गैस बन रहा है तो चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा, पॉजिटिव।
और प्रेशर ऑफ गैस का वैल्यू रखेंगे तो ओवरऑल ये नंबर जो आएगा वो पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन वर्क हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं माइनस पी गैस इंटू चेंज इन वॉल्यूम, तो ये ओवरऑल क्या आएगा, निगेटिव। कुल मिला के देखो, गैस लिक्विड का एक्सपेंशन होगा, गैस बनेगा तो एक्सपेंशन होगा। तो जो एक्सपेंशन होगा उस केस में वर्क अपना गैस मतलब सिस्टम के द्वारा किया जाएगा, लिक्विड के द्वारा किया जाएगा, इसलिए वर्क का साइन क्या रखेंगे, निगेटिव। और यहाँ पे डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि देखो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव आएगा। तो इस क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, देखो थर्ड वाले में क्या बोल रहा है, क्यू पॉजिटिव, वर्क निगेटिव एंड डेल्टा यू पॉजिटिव। तो ये भी इजी क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक केमिकल इक्विलिब्रियम का एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, बोल रहा है फॉर द गिवन रिएक्शन Kp इज इक्वल टू 9 एटीएम। यहाँ पे Kp का वैल्यू दिया है 9 एटीएम, और अमोनिया जो है N2 और H2 के साथ इक्विलिब्रियम में है। यहाँ पे बोल रहा है टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 9 एटीएम। इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर है 9 एटीएम। फाइंड द वैल्यू ऑफ 7 अल्फा स्क्वायर वेयर अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया। अच्छा, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो Kp दिया है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है यहाँ पे, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो पूछ ही रहा है, और टोटल प्रेशर दे दिया है। तो Kp को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Kp को प्रेशर के टर्म में लिख सकते हैं क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ जो गैस इक्विलिब्रियम में जो भी गैस हैं इनके पार्शियल प्रेशर के टर्म में Kp को लिख सकते हैं। और फाइनली जब इसको सॉल्व लिखेंगे पार्शियल प्रेशर के टर्म में, तो देखो फाइनली जो एक छोटा सा एक्सप्रेशन आएगा, तो देखेंगे मोल के टर्म में भी लिख सकते हैं। प्रोडक्ट जो भी बनेंगे, प्रोडक्ट के मोल डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट के मोल, और उन पे स्टैइकोमेट्री जो होगा पावर लगा देंगे, इनटू यहाँ पे आ जाता है पी टोटल अपॉन एन टोटल पे पावर डेल्टा एन जी। समझ गए, मोल के टर्म में लिखेंगे तो मान लो अगर यहाँ पे अपने को प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल पता चल जाए तो हम इस फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं। तो अपना पहला टारगेट है कि मोल निकाल लेना। तो देखो अमोनिया जो है टूट के N2 बना रहा है और H2 गैस बना रहा है। तो देखो T इजकल टू 0 पे मान लो हमने 1 मोल लिया या A मोल लिया, कुछ भी ले सकते हैं। तो स्टार्टिंग में अगर 1 मोल अगर मान लें कि अमोनिया का 1 मोल हमने लिया था, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, T इक्विलिब्रियम पे 1 मोल में से अल्फा टूट जाएगा, और अल्फा बाई 2 मोल N2 बनेगा, 3 अल्फा बाई 2 मोल H2 गैस बनेगा। तो देखो यहाँ पे टोटल मोल क्या हो जाएगा, एन टोटल, तीनों को ऐड कर दो, 1 - अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 प्लस 3 अल्फा बाई 2, तो यहाँ से आ रहा है 1 + अल्फा। अब देखो यहाँ से हम लोग Kp लिख सकते हैं, मोल के टर्म में Kp कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट के मोल डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट के मोल रेज टू द पावर देयर स्टाइकोमेट्री इनटू ये वाला टर्म लिखेंगे। तो चलो Kp अगर लिखेंगे तो प्रोडक्ट में है अमोनिया, सॉरी प्रोडक्ट में है N2, तो N2 के लिए लिखेंगे अल्फा बाई 2, और इस पे पावर आ जाएगा 1/2 इंटू H2 के मोल है 3 अल्फा बाई 2, और देखो 3 अल्फा बाई 2 पे पावर क्या लगाएंगे, 3/2 डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट में तो अमोनिया है और इसका मोल है 1 - अल्फा, और इसका स्टाइकोमेट्री 1 है, तो यहाँ पे 1 पावर में आ गया। अब फिर इसमें मल्टीप्लाई करना है पी टोटल, तो टोटल प्रेशर दिया है क्वेश्चन में √3 डिवाइडेड बाई एन टोटल, टोटल मोल कितना आ रहा है, 1 + 1 + अल्फा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आने वाला है, यहाँ पे Kp का वैल्यू रख सकते हैं 9 क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। अब देखो
इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3√3, और नीचे हो जाएगा 2√2 इंटू, यहाँ पे देखो एक और 2 आ जाएगा। यहाँ पे देखो √2 हो गया, और यहाँ से आएगा 2√2, तो एक और √2 इसमें रहेगा। और अल्फा, जो अल्फा है, अल्फा ऊपर हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर, यहाँ पे √2 डिवाइडेड बाई √3 डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। तो ऐसा एक्सप्रेशन अपने को दिखेगा। अब देखो यहाँ से ये कट जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 = अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं 4 = 5 अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है 4/5। लेकिन क्वेश्चन में देखो 7 अल्फा स्क्वायर पूछा है, तो 7 अल्फा स्क्वायर के लिए 7 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे। अब देखो कितना आ रहा है 28 डिवाइडेड बाई 5, और इसको डिवाइड करेंगे तो 5.6 आ रहा है। तो जो क्वेश्चन में बोला था 7 अल्फा स्क्वायर का वैल्यू बताओ, तो इसका वैल्यू आएगा 5.6। तो ठीक ठाक ही क्वेश्चन था। चलो अब फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में बोल रहा है चूज द करेक्ट ग्राफ फॉर द मिक्सचर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड CH2 एंड एसीटोन। तो देखो अगर CH2 को देखेंगे और एसीटोन को, इनका मिक्सचर बनाने से पहले देखो CH2 में तो कोई सा भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन नहीं है, थोड़ा सा वीक वंडरवॉल फोर्स है। और यहाँ पे एसीटोन में, एसीटोन सिंस थोड़ा सा पोलैरिटी है, CO बॉन्ड में यहाँ पे क्या है डेल पॉजिटिव और इधर डेल निगेटिव, तो इसमें थोड़ा बहुत पोलैरिटी है। तो इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लगेगा थोड़ा सा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लग रहा है। और इसमें वीक वंडरवाल फोर्स लग रहा है, लंदन फोर्स लग रहा है, लंदन डिस्पर्सन फोर्स। तो देखो नेचर ऑफ फोर्स अलग अलग है। अगर एसीटोन के मिक्सचर में CH2 को अगर मिलाते हैं, सॉरी एसीटोन में अगर हम CH2 को मिला के मिक्सचर बनाएंगे, तो जो एसीटोन के पार्टिकल का आपस में थोड़ा सा अट्रैक्शन होगा, वैसे उतना तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो अट्रैक्शन होगा इनके बीच, उस अट्रैक्शन फोर्स को ये क्या करेगा ब्रेक कर देगा, जिसके वजह से अब एसीटोन का आपस में इंटरेक्शन भी कम हो गया, आपस में जो अट्रैक्शन लग रहा था वो भी कम हो गया। तो अब एसीटोन का भी ज़्यादा वेपर बनेगा, समझ गए। और CH2 का वेपर तो बनेगा ही, CH2 का भी वेपर ज़्यादा बनेगा। तो होगा क्या, जो राउल्स लॉ से हम लोग पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करेंगे एसीटोन का या फिर CH2 का, वो ज़्यादा आएगा। समझ, राउल्स लॉ से जो कैलकुलेट करेंगे वो तो मान लो कुछ वैल्यू आया, लेकिन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू राउल्स लॉ से जो ऑब्टेन वैल्यू होगा उससे ज़्यादा आएगा, मीन सब ज़्यादा वेपर बन रहा है। तो एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू आएगा वेपर प्रेशर का, इंडिविजुअल एसीटोन और CH2 का, जो हम लोग पार्शियल प्रेशर निकालेंगे एक्सपेरिमेंट से वो ज़्यादा आएगा, लेकिन राउल्स लॉ से वैल्यू जो कैलकुलेट करेंगे वो कम होगा। तो एक्चुअल वैल्यू ज़्यादा आएगा, मीन्स CH2 और एसीटोन अब ज़्यादा वेपर बना रहे हैं, तो टोटल प्रेशर भी क्या होगा ज़्यादा। तो एक ग्राफ जो थर्ड वाला दिख रहा है, इसमें देखो CH2 का इंडिविजुअल प्रेशर भी क्या हो गया है बढ़ गया देखो, और ऐसे ही एसीटोन का भी अपना पार्शियल प्रेशर इसका देखेंगे तो बढ़ गया है। और टोटल प्रेशर भी क्या हो गया है इसमें देखो, टोटल प्रेशर वाला लाइन भी बढ़ गया है, मीन्स पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। और ये पता होता है सबको जनरली कि पॉजिटिव डेविएशन कब शो करता है, जब इनके बीच लगने वाले इंटरेक्शन थोड़ा वीक हो जाते हैं, दूसरा मिक्सचर जो भी इसमें मिलाएंगे उसके वजह से ए वाला इंटरेक्शन वीक हो जाएगा, इनका आपस में जो लग रहा था इंटरेक्शन वीक हो जाएगा, तो फिर
पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। ये तो पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है ए सेल रिप्रेजेंटेशन इज गिवन। सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्रीज द ईएमएफ ऑफ सेल। सेल का ईएमएफ कौन बढ़ा सकता है? ऑप्शन ए में बोला है बाय इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe2+। फिर बोला है बाय इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe3+। तो बहुत सारा वेरिएशन यहाँ पे किया है। तो हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि सेल का ईएमएफ कैसे लिखते हैं, और ईएमएफ में कौन कौन से टर्म आ रहे हैं, कौन कौन से आयन आ रहे हैं। तब तो पता चलेगा कि कौन बढ़ा सकता है ईएमएफ और कौन घटा सकता है। तो देखो, सबसे पहले जो सेल का रिप्रेजेंटेशन दिया है ये एनोड पार्ट है। तो एनोड में हम देखेंगे तो लिखा है Ag जो है ऑक्सीडाइज होके Ag+ बना रहा है, और Ag+ जो है AgCl के साथ, Ag+ जो है देखो Cl- के साथ पीपीटी बना ले रहा है, AgCl का वाइट पीपीटी। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा इधर Cl- क्लोराइड आयन होगा तभी तो AgCl बनेगा। और यहाँ से देखो अ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर लिखना पड़ेगा। फिर कैथोड पे देखेंगे तो कैथोड पे रिडक्शन होता है, और यहाँ पे जो है आयरन +3 में जो है 1 मोल इलेक्ट्रॉन लेके वो रिड्यूस हो जाएगा आयरन 2+ एक्वस में। एनोड पे यही दिया है देखो, A+3 है और A+2 में है। इसका मतलब +3 वाला रिड्यूस हो रहा है +2 में। अब देखो यहाँ पे इसको लिखेंगे हम तो नेट सेल रिएक्शन आएगा Cl- Ag Fe3+। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, और ये कन्वर्ट हो रहा है AgCl सॉलिड प्लस Fe2। देखो, अब यहाँ से जो दिख रहा है ना इसको बोलते, अब देखो ये जो नेट सेल रिएक्शन है यहाँ पे, ये क्या है, नेट सेल रिएक्शन। अब इस सेल रिएक्शन के लिए कुछ तो आएगा इनॉट सेल, कुछ तो इसका फिक्स वैल्यू होगा। अब अगर कॉन्सेंट्रेशन में हम वेरिएशन करेंगे Cl- Fe3+, तो सेल पोटेंशियल चेंज होगा। स्टैंडर्ड कंडीशन में कुछ तो इनॉट सेल होगा। अगर वेरिएशन करेंगे किसी के भी कॉन्सेंट्रेशन में तो सेल पोटेंशियल जो वेरी करेगा उसको हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं नस्ट इक्वेशन से। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल -0.059/n log Q। तो यहाँ पे देखो, अगर ई नॉट सेल का वैल्यू मान लो कुछ होगा, जो भी है ई नॉट सेल का वैल्यू कुछ भी होगा, फिक्स वैल्यू होगा, माइनस ये 0.059/n का वैल्यू 1 है। देखो रिएक्शन में 1 मोल इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुआ है या बोलो ट्रांसफर हुआ है, लॉग क्यू। क्यू को कैसे लिखेंगे, तो आयरन 2+ का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई Cl- क्लोराइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंटू Fe3+ का कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ से देखो, अगर अपने को ई नॉट सेल को, यहाँ पे देखो ई सेल को इंक्रीज कराना है, ई सेल को इंक्रीज कराना है, मतलब ई नॉट सेल का जो भी वैल्यू है इसमें से जो घट रहा है ये वाला नंबर, ये जो नंबर होना चाहिए वो लेस होना चाहिए, जितना कम हो जाए इसको अपने को इस नंबर को डिक्रीज कराना है। समझ गए? अब इस नंबर को कैसे डिक्रीज करा सकते हैं, तो यहाँ पे Fe2+ का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर दो। समझे? इस नंबर को डिक्रीज कराने के लिए Fe2+ का कॉन्सेंट्रेशन घटा सकते हो, क्योंकि Fe2+ का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा तो लॉग लॉग का वैल्यू घटेगा और ओवरऑल ये नंबर घट जाएगा। या फिर Cl- का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा सकते हो। समझ गए? बाय इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl-, या फिर Fe3+ जो फेरिक आयन है इसके कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा के भी
हम ई सेल बढ़ा सकते हैं। समझे? तो यहाँ पे ओवरऑल अपने को इस नंबर को घटाना है, इस नंबर को क्या करना है, डिक्रीज करना है। तो ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन वन में लिखा है बाय इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe2+। तो Fe2+ के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा के नहीं घटा के कर सकते हैं, मीन्स ए इनकरेक्ट हो गया। सेकेंड में बोला है बाय इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe3+। तो देखो Fe3+ के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा के ई सेल बढ़ा सकते हैं, सही बात है। थर्ड में बोल रहा है बाय डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe2+। तो देखो Fe2+ के कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करके ई सेल बढ़ा सकते हैं, ये भी करेक्ट है। बाय डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe3+। तो देखो Fe3+ के कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करके बढ़ा सकते हैं क्या, नहीं, इंक्रीज करके बढ़ा सकते हैं, मीन्स ए इनकरेक्ट हो गया। और लास्ट बोल रहा है बाय इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन। तो बिल्कुल करेक्ट है। देखो बाय इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन, ऐसा हम लोग कर सकते हैं कि ई सेल को बढ़ा लें। तो इसमें सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ ऑप्शन मतलब करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन के लिए सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बोल रहा है फॉर द गिवन रिएक्शन एट 400 केल्विन, आर का वैल्यू दिया है 0.082 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। यहाँ पे ए और बी आपस में इक्विलिब्रियम में है, और ए का जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है एक्स है, और बी का वाई। एक गिवन वैल्यू है फर्स्ट केस में, अगर केपी का वैल्यू 0.82 है तो केसी का वैल्यू 25.7 है। और दूसरे केस में बोल रहा है केपी का वैल्यू अगर 8.2 हुआ तो केसी का वैल्यू 0.25 होगा। देन विच विल बी करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई फॉर द एबव सेट 1 एंड सेट 2 डेटा। देखो एक्स और वाई का अपने को करेक्ट कॉम्बिनेशन देखना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे केपी और केसी दिया है, और हम लोग को पता है कि केपी और केसी में रिलेशन क्या होता है, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी पे पावर डेल्टा एन जी। तो देखो केपी और केसी को क्या लिख सकते हैं, आर टी पे पावर डेल्टा एन जी, और केसी। और जो क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में जो सेट वन दिया है, अगर सेट वन का डेटा हम लोग रखें, सेट वन का, तो के पी बाई के सी कितना आ रहा है, के पी है 0.82 डिवाइडेड बाई के सी है 25.7। तो इसको डिवाइड करने पे अप्रोक्स वैल्यू आएगा 0.03। और जो सेट टू में वैल्यू दिया है, सेट टू में इसका वैल्यू है केपी का 8.2 और केसी का वैल्यू है 0.25। तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा अप्रोक्स 32.8। अब देखो यहाँ से जो एक्स और वाई का वैल्यू दिया है, वन और टू दिया है, टू वन वन, इसमें वन वन दिया है। तो या तो डेल्टा एन जी का वैल्यू वन आ सकता है, या डेल्टा एन जी का वैल्यू -1 आ सकता है। बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं दिया है एक्स और वाई का। तो देखो अगर डेल्टा एन जी का वैल्यू वन रखते हैं तो आर टी का वैल्यू क्या आएगा, एक बार चेक करते हैं। डेल्टा एन जी अगर हमने वन रखा तो आर टी का वैल्यू, आर का वैल्यू है 0.082 इंटू टी का वैल्यू है 400। डेल्टा एन जी वन रखेंगे तो यहाँ से इसका वैल्यू आ रहा है 32.8। और डेल्टा एन जी अगर -1 रखते हैं, डेल्टा एन जी का वैल्यू अगर -1 रखेंगे तो आर टी पे पावर -1 हो जाएगा, मीन्स 1/32.8 पे पावर 1 हो जाएगा, ये मतलब रिवर्स हो गया। और इसका वैल्यू आएगा अप्रोक्स 0.03। तो यहाँ से कुछ रिलेशन दिख रहा है क्या, देखो ये जो सेट वन वाला वैल्यू है, सेट वन, यहाँ पे डेल्टा एन जी क्या आना चाहिए, सेट वन में डेल्टा एन जी -1 आना चाहिए।
मीन्स एक्स का वैल्यू जो है वो ज़्यादा आना चाहिए। एक्स का वैल्यू 2 ले सकते हैं और वाई का वैल्यू 1। तो इस केस में डेल्टा एन जी जो है, देखो डेल्टा एन जी है क्या, वाई माइनस एक्स। तो वाई का वैल्यू 1 और एक्स का वैल्यू 2, तो आएगा -1। मीन्स जो सेट 1 है उसमें एक्स का वैल्यू 2 हो सकता है और वाई का वैल्यू 1 हो सकता है। तो एक्स का वैल्यू 2, देखो सिर्फ एक ही जगह मिल रहा है बी वाले में, समझे। ऐसे ही सेट 2 से भी कंपेयर कर सकते हैं। ये जो सेट 2 है, सेट 2 का डेटा, इसमें देखो 32 आ रहा है और यहाँ पे 32 कब आ रहा है, डेल्टा एन जी का वैल्यू जब 1 हो। डेल्टा एन जी 1 कब होगा, जब एक्स का वैल्यू 1 हो जाए और वाई का वैल्यू 2 हो जाए। तो देखो डेल्टा एन जी क्या आएगा, वाई माइनस एक्स, और उसका वैल्यू आएगा 1। मीन्स एक्स का वैल्यू 1 और वाई का वैल्यू 2। तो करेक्ट सेट कौन सा है, बी वाला, ए वाला, देखो बी। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलो अब नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये भी तो सेम ही हो गया। चलो इस क्वेश्चन में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज फॉर द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे बोल रहा है कि हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज कोई सा भी हो सकते हैं और उनके लिए टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है अपने को जूल पर एटम में। अच्छा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर जूल में लिखेंगे तो एनएच सेल का जो एनर्जी होता है वो उसका वैल्यू आता है -2.18 इंटू 10⁻18 जूल पर एटम, समझे। और यहाँ पे जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर रहेगा, एन एस सेल की बात करेंगे तो। अब एक किसी भी हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए वैलिड है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो, समझ गए, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है सिर्फ उसी के लिए वैलिड है ये फॉर्मूला। अब देखो यहाँ से अगर लिथियम 2+ आयन के लिए निकालेंगे थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी, तो यहाँ पे थर्ड ऑर्बिट के लिए एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो आएगा -2.18 इंटू 10⁻18। और लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो यहाँ पे होगा 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई थर्ड ऑर्बिट है, तो यहाँ पे एन का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 3। तो इससे ये कट गया और एनर्जी आ रहा है -2.18 इंटू 10⁻18 जूल पर एटम। अब देखो कौन सा करेक्ट मैच है, तो यहाँ पे देखो अगर हम इसको चाहें तो लिख सकते हैं 2 टू द पावर 19 के टर्म में यहाँ पे लिखा है। तो देखो इसको लिख सकते हैं -21.8 इंटू 10⁻19 जूल पर एटम। तो ये देखो ये फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट मैच कर गया, समझे। अपने को एक इसमें से करेक्ट मैच है जिसको फाइंड आउट करना था, तो पहला वाला ही मैच हो गया, तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर करना है तो इसी फॉर्मूले से चेक कर सकते हो। चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Cl SpAl सिलिकॉन इज। तो देखो ये जो भी लिखा है ना थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं, और थर्ड पीरियड के एलिमेंट में देखो सेकेंड पीरियड हो या थर्ड पीरियड एलिमेंट या इवन फोर्थ पीरियड एलिमेंट, यहाँ तक जो सेकेंड पीरियड में एक्सेप्शन अपने को दिखेगा, जैसे बेरिलियम के पास आ जाता है फुली फिल्ड के वजह से, नाइट्रोजन के पास आ जाता है, वैसा ही एज इट इज एक्सेप्शन यहाँ पे आएगा। बेरिलियम के नीचे जो भी है मैग्नीशियम, यहाँ पे कैल्शियम, और यहाँ पे नाइट्रोजन के नीचे जो है फॉस्फोरस, आर्सेनिक। तो जो एक्सेप्शन यहाँ पे आ रहा है बेरिलियम और नाइट्रोजन में, वही सेम एक्सेप्शन, सेम लॉजिक, सेम रीजन यहाँ पे लगाएंगे। फोर्थ पीरियड तक ये वैलिड है, समझे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इन जनरल बढ़ता है। तो क्या लिखेंगे,
एल्यूमिनियम का आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा इससे ज़्यादा सिलिकॉन का। और सिलिकॉन से ज़्यादा, देखो सिलिकॉन से ज़्यादा फास्फोरस का होगा होगा ही, लेकिन फास्फोरस का आयनाइजेशन एनर्जी सल्फर से भी ज़्यादा हो जाता है। सल्फर से भी ज़्यादा, क्योंकि फास्फोरस में हाफ फील्ड है, तो फास्फोरस का ज़्यादा हो गया सल्फर से भी। और सबसे ज़्यादा Cl का होगा। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड, जो सेकेंड पीरियड में एक्सेप्शन है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पे, वही यहाँ पे सल्फर और फास्फोरस में अप्लीकेबल हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है? सबसे ज़्यादा Cl का, फिर फास्फोरस का उससे कम, फिर उससे कम सल्फर का, सिलिकॉन का, देन सबसे कम एल्यूमिनियम का। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है द करेक्ट बॉन्ड एंगल इन द कंपाउंड विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमंग द फॉलोइंग कंपाउंड। अच्छा, इसमें अपने को बताना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर है जिस कंपाउंड में, उसका अपने को करेक्ट एंगल बताना है। तो देखो सब में लोन पेयर कैलकुलेट करना, तो मैक्सिमम लोन पेयर आएगा NF3 में। NF3 में लोन पेयर काउंट करके देखो, सबसे ज़्यादा आएगा। अच्छा, सिर्फ सेंट्रल एटम का नहीं काउंट करना है, मॉलिक्यूल में टोटल जितने भी लोन पेयर है उसको काउंट करना है। तो देखो यहाँ पे जो हेलोजन है एक बॉन्ड बनाया है तो तीन तीन लोन पेयर होंगे इसके पास। अब टोटल लोन पेयर कितने हो जाएंगे इसका? 10। सबसे ज़्यादा इसी के पास लोन पेयर है। तो इसका बॉन्ड एंगल कैसे निकालेंगे? तो देखो एक लोन पेयर है, और लोन पेयर की वजह से अपने को पता है बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है। अगर ये देखो लोन पेयर है, इसके वजह से बॉन्ड एंगल डिक्रीज हुआ, तो अगर ये मतलब लोन पेयर नहीं होता तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है, और उस केस में बॉन्ड एंगल आता है 109.5 डिग्री के अप्रोक्स। इतना मान सकते हैं। एक लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल रफली घटा लेते हैं 2.5। ये कोई रूल नहीं है, लेकिन अप्रोक्स 2.5 घटा सकते हैं। तो बॉन्ड एंगल कितना आया? लगभग 107। और यहाँ पे दिख भी रहा है, लेकिन 107 करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो एक तो लोन पेयर का इफेक्ट है, दूसरा यहाँ पे जो फ्लोरीन है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। तो क्या करेगा? शेयर्ड पेयर को अपनी ओर खींच लेगा, शेयर्ड पेयर को अपनी ओर खींच लेगा, जिसके वजह से इनमें भी रिपल्सन कम हो गया। मतलब बॉन्ड पेयर रिपल्सन यहाँ पे क्या हो रहा है? बॉन्ड पेयर रिपल्सन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो जा रहा है, जिसके वजह से बॉन्ड एंगल फर्दर क्या होगा? थोड़ा और कम हो जाएगा। और ये बॉन्ड एंगल आता है 107 से भी कम, और 107 से कम सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें दिया है 102 डिग्री। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो देखो सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर बढ़ता है, सराउंडिंग का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है, लेकिन ये सराउंडिंग एटम के लिए है, समझे? फॉर सराउंडिंग एटम, सेंट्रल एटम पे वैलिड नहीं है। चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रुप 13 एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे पांच छह स्टेटमेंट दिया है, और अपने को बताना है कौन सा करेक्ट है। तो इसमें बोल रहा है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ग्रुप 13 में देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज नहीं होता है, इसमें तो बहुत एक्सेप्शन है। इसी में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट दिखता है, तो ये गलत हो गया। साइज इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ये भी गलत है। गैलियम का देखेंगे यहाँ पे, देखो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, तो गैलियम का साइज सडनली घट जाता है जेड इफेक्टिव बढ़ने की वजह से। और इंडियम, थैलियम, तो इंडियम थैलियम का भी साइज अप्रोक्स सेम हो जाता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जेड इफेक्टिव होता है, लेकिन ओवरऑल मान लो थैलियम का ज़्यादा है, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे तो साइज घट गया ना यहाँ पे कैलियम का। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, देखो ये भी गलत हो गया, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे बढ़ जाता है थैलियम का जेड इफेक्टिव की वजह से। तो ये भी गलत स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट बोल रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बोरॉन इज मैक्सिमम, तो ये बात करेक्ट है। देखो बोरॉन का जो स्ट्रक्चर होता है आइकोसाहेड्रल होता है,
जिसके वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, और बॉइलिंग पॉइंट भी बोरॉन का एक्सेप्शनली हाई होता है, बहुत ज़्यादा होता है। 2000 के आसपास इसका तो मेल्टिंग पॉइंट होता है, और 4000 के आसपास, 4000 डिग्री सेल्सियस के आसपास बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो सबसे ज़्यादा बोरॉन का अपने जो ग्रुप में मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करोगे, तो बोरॉन का सबसे ज़्यादा मिलता है। तो ऑप्शन डी और ये इसका करेक्ट है। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, थर्ड वाला, डी एंड ई आर करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ सी एफ एस सी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का रेशियो बताना है। और कॉम्प्लेक्स है, एक ए वाला कॉम्प्लेक्स है एंड सेकेंड क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है। फॉर इज कॉम्प्लेक्स एज्यूम डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। अच्छा, स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है तो अपने को पेयरिंग करा देना है। अब देखो यहाँ पे अगर कोबाल्ट को देखेंगे वो +3 में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगा आर्गन 3d6। और जो क्रोमियम है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा आर्गन 3d3। अब यहाँ पे देखो अगर इसका स्प्लिटिंग नहीं होता, तो स्प्लिटिंग नहीं होने के वजह से अगर इसमें देखेंगे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करते हैं, 1 2 3 4 5। लेकिन ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स में ऑक्टाइडल स्प्लिटिंग हो जाता है, जिसके वजह से जो T2G और EG के दो सेट बन जाते हैं। तो देखो ये जो बेरी सेंटर है, बेरी सेंटर से जो T2G का कोई भी, देखो T2G में कोई भी इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसका एनर्जी कितने से डिक्रीज हो जाता है, -0.4 टाइम्स ऑफ ऑक्टाइडल एनर्जी। और अगर EG में कोई इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसका एनर्जी +0.6 ऑफ डेल्टा ओ से इंक्रीज हो जाता है। तो अगर टी टू जी में जाएगा तो एनर्जी डिक्रीज होगा, पर इलेक्ट्रॉन कितने से एनर्जी डिक्रीज होगा, -0.4 ऑफ डेल्टा ओ। तो देखो स्प्लिटिंग हो जाने के वजह से जो 6 इलेक्ट्रॉन है अब कैसे फिल होंगे T2G और EG में। तो यहाँ पे देखो एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, हंट्स रूल। अब देखो पेयरिंग कराएंगे कि जंप कराएंगे, तो यहाँ पे बोल दिया पेयरिंग एनर्जी कम है, मतलब पेयरिंग कराने में कम एनर्जी खर्च होगा, तो पेयरिंग करा देंगे। चौथा इलेक्ट्रॉन आ गया, ये पांचवा है, ये छठा है। तो यहाँ पे CFSE कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो देखो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसको लिखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G इंटू पर इलेक्ट्रॉन कितने से एनर्जी डिक्रीज होगा, 0.4 टाइम्स ऑफ डेल्टा ओ। तो ये तो मान लो एनर्जी जो डिक्रीज हो रहा है, स्टेबलाइजेशन आ रहा है, उसको लिख दिए, प्लस यहाँ पे एक्स्ट्रा पेयरिंग भी तो कराना पड़ा है इस इलेक्ट्रॉन को। अब देखो स्टार्टिंग में यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो पांच ही मैंने फिल किया है, छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। तो देखो एक पेयर तो यहाँ पे ऑलरेडी बनना ही था, लेकिन इसमें हमने क्या कर दिया, 3 पेयर बनाया, तो 2 एक्स्ट्रा पेयर हुए हैं। तो एक्स्ट्रा पेयर के लिए पेयरिंग एनर्जी देना पड़ेगा, और 2 एक्स्ट्रा पेयर बने हैं तो 2 टाइम्स ऑफ पेयरिंग एनर्जी लगेगा। तो फर्स्ट केस में हमने CFSE निकाल दिया। अब इसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इंटू -0.4 ऑफ ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी प्लस 2 टाइम्स ऑफ पेयरिंग एनर्जी। तो इसको सॉल्व करेंगे, आएगा -2.4 डेल्टा ओ प्लस 2 टाइम्स ऑफ पेयरिंग एनर्जी। अब क्रोमियम के लिए अगर देखें ऐसे ही कैलकुलेशन करेंगे, तो क्रोमियम का जो देखेंगे तो T2G में 3 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे ऐसे। और इसके लिए CFSE वैल्यू जो आएगा, क्रोमियम को मान लो सेकेंड केस में CFSE वैल्यू जो आ रहा है उसको लिखेंगे, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। और पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी जो घटेगा, स्टेबलाइजेशन जो आएगा, वो -0.4 ऑफ डेल्टा ओ के बराबर आ रहा है।
तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा -1.2 ऑफ डेल्टा ओ। और अब अपने को रेशियो बताना है। तो देखो CFSC 1 का जो है, CFSC 1 वाले केस में जो था और CFSC 2 के केस में दोनों का रेशियो बता देना है। तो देखो इसका रेशियो क्या आएगा, -2.4 ऑफ डेल्टा ओ प्लस 2 टाइम्स ऑफ पेयरिंग एनर्जी और -1.2 इंटू डेल्टा ओ। तो इसका वैल्यू आ रहा है 2 माइनस, तो हो जाएगा पी पी 2p डिवाइडेड बाई 1.2 इंटू डेल्टा ओ। अब देखो यहाँ पे, अब इस पेयरिंग एनर्जी के बारे में दिया नहीं है कुछ, लेकिन बोल रखा है कि पेयरिंग एनर्जी क्या है, लेस देन डेल्टा ओ है। तो इसको डिवाइड करने पे अप्रोक्स हम इसको क्या इग्नोर करेंगे, अब कुछ नहीं दिया पेयरिंग एनर्जी, तो पेयरिंग एनर्जी को इग्नोर करेंगे, क्योंकि डेल्टा वो देखो ये बड़ा नंबर है और पेयरिंग एनर्जी जो है छोटा नंबर है। तो इसको इग्नोर ही करना पड़ेगा क्योंकि इसके बारे में कुछ बोला नहीं है क्वेश्चन में। तो अप्रोक्स इसका रेशियो कितना आएगा, 2। तो इस क्वेश्चन में जो बोल रहा था रेशियो, वो रेशियो आएगा 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें बोल रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 दिया और 2 दिया है। बोल रहा है कौन सा करेक्ट है कौन इनकरेक्ट है, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स लिखा है उसमें कोबाल्ट पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आने वाला है और दूसरे में भी कोबाल्ट पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आने वाला है। पहले वाले में देखो लिगेंड जो है वो ब्रोमाइड है और सेकंड वाले केस में जो है, सेकंड वाले केस में लिगेंड जो है क्लोराइड है। अब देखो दोनों लिगेंड जो है वो तो वीक फील्ड लिगेंड है, लेकिन इनमें भी कंपेयर करेंगे तो क्लोराइड जो है वो स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू ब्रोमाइड। तो जो क्लोराइड यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो क्लोराइड देखो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो जो स्प्लिटिंग होगा, स्प्लिटिंग ऐसा कुछ होगा, E और T2, इसमें 2 डब्बा नीचे बनाएंगे और 3 डब्बा ऊपर या 3 ऑर्बिटल ऊपर ऐसे बोल दो। तो अब देखो यहाँ पे क्लोराइड के वजह से ये जो स्प्लिटिंग एनर्जी आएगा, डेल्टा जो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी है ड्यू टू Cl- मोर ज़्यादा होगा। तो यहाँ से अगर कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके जाना चाहता है E से T2 में, तो इसको ज़्यादा गैप है मतलब ज़्यादा एनर्जी है। तो जो इस पे लाइट गिरेगा, लाइट का जो एनर्जी होता है E = H², फोटोन का जो एनर्जी होता है ये होना चाहिए डेल्टा टी, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी के बराबर। तो देखो अगर ये स्प्लिटिंग ज़्यादा होगा तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगा क्योंकि एस तो कांस्टेंट है। तो यही क्वेश्चन में बोल रहा है कि देखो अगर यहाँ पे जो ब्रोमाइड लिगेंड लगा है इसमें, ये लेसर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा देन दिस कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें क्लोराइड लगा है। तो बिल्कुल करेक्ट है, क्लोराइड के वजह से स्प्लिटिंग क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, जिसके वजह से टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा आएगा और जो लाइट एब्जॉर्ब करेगा ट्रांजिशन के लिए उसका फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगा। क्लोराइड वाले में ज़्यादा होगा और ब्रोमाइड जिसमें है वो लेसर एनर्जी लेसर फ्रिक्वेंसी एब्जॉर्ब करेगा। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 में देखो बोल रहा है कि COCl4 2- हैज ग्रेटर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी देन COBr4-2-। तो ये भी करेक्ट हो गया। ये Cl-Br- से स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, Br- से कंपेयर कर रहे हैं, समझ गए, ओवरऑल दोनों वीक ही हैं। तो स्टेटमेंट 2 भी क्या है, करेक्ट है। मीन्स बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर NiDMg का होल ट्वाइस। तो देखो ये DMg का Ni2+ के साथ रिएक्शन बहुत फेमस है, समझे, और पूछ ही दिया इस बार। तो Ni2+ जो है वो DMg के साथ अगर रिएक्शन करता है, तो देखो DMg क्या है, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है।
और कॉम्प्लेक्स को अगर लिखेंगे तो देखो डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट जो है उसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे कर लेते हैं OH। इसके पास एक लोन पेयर है C डबल बॉन्ड N O-, तो इसका अपना लोन पेयर है। ऐसे ही दूसरा यहाँ पे DMG है, अ, इधर बना लेते हैं उसको C डबल बॉन्ड C, इधर CH3, और यहाँ पर भी CH3 बना लेंगे। यहाँ पे रहेगा C डबल बॉन्ड N, और इधर भी है C डबल बॉन्ड N, यहाँ पे O-, और यहाँ पे बना लेंगे OH। देखो इसका अपना लोन पेयर जो है, ये जो लोन पेयर है इधर इसको निकल 2+ को लोन पेयर डोनेट करके कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ऐसे ए वाला जो लोन पेयर है ये इसको डोनेट करेगा, इसका जो ये लोन पेयर है इसको डोनेट करेगा, और इसका जो लोन पेयर ऑर्बिटल में है इसको डोनेट करेगा। और यहाँ पे जो H है O- के साथ H बॉन्डिंग करेगा, यहाँ पे H बॉन्डिंग करेगा। तो इस टाइप का रेड कलर का ये पीपीटी बनता है। और ये जो पीपीटी है देखो, अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक सॉल्यूशन कर देंगे तो इसका प्रोटोनेशन हो जाता है, जो O- है उसको H+ मिल जाएगा। O- को क्या मिल जाएगा, H+। तो अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक सॉल्यूशन कर देते हो, पीएच अगर बहुत कम लेते हो, वेरी लेस, तो ये जो पीपीटी है ना, पीपीटी डिजॉल्व हो जाता है। पीएच वेरी लेस, देन पीपीटी क्या होगा, डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। समझ गए, मतलब ये ब्रेक होने लगेगा, डिसोसिएट होने लगेगा। यहाँ पे इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा, Ni2+ आयन फ्री होने लगेगा। तो पीएच बहुत कम नहीं रखते हैं, और पीएच बहुत ज़्यादा भी नहीं रखते हैं। तो पीएच इसमें मॉडरेट रखते हैं, लगभग 9 के आसपास ही रखते हैं, 9 से कम, 9 to 11, 9 to 11 रखते हैं पीएच, तब जाके पीपीटी अच्छा से बनता है। अब यहाँ पे देखो, इसमें बोल रहा है इट इज ए रेड कलर्ड कंपाउंड, तो बिल्कुल करेक्ट है। डीएमजी का यूज जो है Ni2+ आयन को डिटेक्ट करने में करते हैं। Ni2+ आयन अगर प्रेजेंट होगा तो डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट के साथ एकदम रेड कलर का पीपीटी आता है। इट इज रेडली सॉल्युबल इन वाटर एट pH 9, नहीं pH 9 पे तो सॉल्युबल नहीं है, पीएच अगर बहुत कम रखेंगे तो सॉल्युबल होगा, मीन से इनकरेक्ट हो गया। सेंट्रल मेटल आयन हैज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखो जो सेंट्रल मेटल आयन है इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे निकल जो है 3D8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, जो यहाँ पे Ni2+ है ना, यहाँ पे Ni2+, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3D8 है, और ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है, तो यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। समझे, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मीन्स ये करेक्ट है। और डी में बोल रहा है इट हैज 4 5 मेंबर्ड मेटल कंटेनिंग रिंग, तो इसके पास 4 5 मेंबर्ड मेटल कंटेनिंग रिंग है क्या, एक बार काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो ये वाला जो रिंग बन रहा है इसमें कितने एटम है मेटल को लेके, एक तो नाइट्रोजन हो गया, दूसरा एक 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो 5 एटम है इस रिंग में। ऐसे इसमें भी 5 एटम होंगे। इस वाले में काउंट करो तो एक नाइट्रोजन, दूसरा Ni2+, तीसरा ए, चौथा ए, पांचवा ए, छठा ए, कुल मिला के 6 एटम आ रहे हैं। और ऐसे ही इसमें भी 6 एटम आएंगे। तो देखो यहाँ पे जो 4 रिंग बोल रहा है वो तो बात सही है, लेकिन 5 मेंबर्ड मेटल कंटेनिंग रिंग्स, तो ये बात इनकरेक्ट लग रहा है, क्योंकि 2 रिंग जो है वो 5 मेंबर वाले हैं, और 2 रिंग 6 मेंबर वाले हैं। तो इसका कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है ए एंड सी, और ऑप्शन में कहीं ए और सी दिख रहा है क्या, सिर्फ ए और सी नहीं दिख रहा है। मीन्स हो सकता है कि कुछ और ऑप्शन बनाया हो, क्योंकि ये तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो
तो इसमें अभी जो फिलहाल ऑप्शन लिखा है इसमें कोई करेक्ट नहीं दिख रहा है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोल रहा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉलोइंग टू गिवन सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। यहाँ पे दो सेट ऑफ क्वांटम नंबर दिया है और इसमें अपने को बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो पहले सेट में अगर बात करें तो n इजकल टू 5 दिया है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू है 5। और ml जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसका वैल्यू दिया है -1। तो ये वाला सेट रखने वाले कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? तो देखो अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का वैल्यू 5 है तो एजीमुथल क्वांटम नंबर l का वैल्यू क्या हो सकता है? 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब देखो जीरो के करेस्पॉन्डिंग तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सिर्फ जीरो आ सकता है। लेकिन अगर वन वन है, एल का वैल्यू 1 है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही अगर 2 है एल का वैल्यू तो एम का वैल्यू क्या हो सकता है? -1, सॉरी -2, -1, 0, +1, +2। 3 के लिए -3 से +3 लिख सकते हैं। ऐसे 4 के लिए -4 टू +4 लिख सकते हैं। तो देखो अगर L का वैल्यू -1 है तो उसमें सिर्फ एक ऐसा ऑर्बिटल है, देखो ये तीनों जो नंबर आए तीन ऑर्बिटल को बताएंगे। तो एक ऑर्बिटल है जिसको वैल्यू मिलेगा -1, दूसरे को 0, तीसरे को +1। तो ये जो दिख रहा है ना ये 1, ये कौन सा ऑर्बिटल है? 5p। ये वाला जो है 5d, ये जो है 5f, ये जो है 5g। तो 5p में एक ऑर्बिटल मिलेगा। ऐसे ही देखो 5d में एक ऑर्बिटल मिलेगा जिसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 है। ऐसे ही 5f में एक ऑर्बिटल मिलेगा और 5g में एक ऑर्बिटल मिलेगा। तो टोटल कितने ऑर्बिटल मिल रहे हैं? टोटल ऑर्बिटल मिल रहे हैं 4। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2। तो 4 × 2, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन इस क्वांटम नंबर को रख सकते हैं? तो 8 आएगा। अब देखो दूसरे में क्या बोल रहा है, एन का वैल्यू दिया है, एल का वैल्यू दिया है, एम का वैल्यू दिया है और स्पिन क्वांटम नंबर दे दिया है। तो चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू दे रखा है, मतलब यूनिक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। तो इसका आंसर होगा 1 और पहले वाले में 8। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फर्स्ट वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है व्हाट इज द मास इन मिलीग्राम ऑफ फाइनल प्रोडक्ट सी। तो जो फाइनल प्रोडक्ट है सी, इसका अपने को मास बताना है मिलीग्राम में। तो देखो ये जो इनिशियली अपना रिएक्टेंट लिया है इसका मास दे रखा है 137 मिलीग्राम। तो इसका अपने को मोल निकालना पड़ेगा और इसका मोल देखोगे ना तो इसका मोलर मास निकालना पड़ेगा, मोलर मास। और मोलर मास इसका आ रहा है 137। तो मोल कितना हो जाएगा? 137 डिवाइडेड बाई 137। तो यहाँ पे देखो ये मिलीग्राम है और ये मोलर मास रखे हो तो ये मिली मोल आएगा, 1 मिली मोल। क्योंकि वेट दिया है मिलीग्राम में तो मिलीमोल आ गया। अब ये रिएक्शन होते हुए 100% फील्ड मानेंगे तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी 1 मिली मोल ही बनेगा। 100% यील्ड मानेंगे तो परसेंटेज यील्ड 100%। अब देखो अपने को प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? 3 + HCl। NO2 को रिड्यूस कर देगा, NO2 को किस में रिड्यूस करेगा? NH2 में। तो यहाँ से बन गया अपना प्रोडक्ट ए जो है यहाँ पे CH3 और यहाँ लग जाएगा NH2। अच्छा पीएच न्यूट्रल है मतलब इसको प्रोटोनेट नहीं करना है। अब आगे ये जो लिखा है ना ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो अब NH2 का प्रोटेक्शन करने में इसका यूज करते हैं। इसका जो NH2 का लोन पेयर है ये जाएगा और यहाँ पे अटैक करता है कार्बोनिल वाले सेंटर पे। तो यहाँ से लीव करेगा और फाइनली अपने को बी प्रोडक्ट बनेगा
बी ऐसा कुछ दिखेगा। यहाँ पे CH3 और यहाँ पे NH, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ गया CH3। अब देखो बी पे क्या कर रहा है, Br2 प्लस ACOH लिखा है, एसिटिक एसिड है। तो Br2 प्लस एसिटिक एसिड में क्या होगा, ये देखो यहाँ पे जो ये दिख रहा है ना अमाइड, या इधर से बोलो ये जो ग्रुप है इसका इनोलेट बनाएंगे, क्योंकि एसिडिक मीडियम दे रखा है। और एसिडिक मीडियम में क्या होगा, इसका जो H है, एक H प्लस को निकाल ले जाएगा और इस कार्बन पे आ जाएगा माइनस, और फाइनली ये क्या बनेगा, इनोलेट। यहाँ बना दे रहा हूँ CH3 NH, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे CH2 माइनस आ गया। अब इस CH2 माइनस का यहाँ पे रेजोनेंस होगा तो O पे माइनस आ जाएगा, समझे। तो O पे माइनस आ गया तो ऐसा कुछ दिखा सकते हैं, ये तो रेजोनेंस होता रहेगा इसमें, इनोलेट फाइनली बनेगा, समझ गए। यहाँ पे आ गया O माइनस, C डबल बॉन्ड CH2, ये ज़्यादा स्टेबल है ये वाला, इनोलेट। अब यहाँ से देखो फिर वापस यहाँ से डबल लोन पेयर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और डबल बॉन्ड लोन पेयर में कन्वर्ट होगा। तो कार्बन पे आएगा माइनस चार्ज, और ये माइनस चार्ज अटैक कर देगा Br पे, जो Br पे दिख रहा है ना, इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में अटैक कर देगा, और यहाँ से Br2 लीव कर जाएगा, और फाइनल प्रोडक्ट अपना आएगा पूरा एज इट इज रहेगा, इधर का पार्ट CH3 NH, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हो गया CH2 Br। तो ये है फाइनल प्रोडक्ट। अब इस फाइनल प्रोडक्ट का अपने को क्या करना है, इसका वेट बताना है कि इसका वेट कितना आएगा। तो देखो इसका मोलर मास निकाल लो, मोलर मास, मोल तो पता है 1 मिली मोल बनेगा, तो इसका वेट हम लोग लिख सकते हैं, वेट, इसका मोल है 1 मिलीमोल, तो 1 मिलीमोल को मोल में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो मोल आ गया, इनटू इसका मोलर मास निकालने पे आएगा 228। और इसको अगर देखो मिलीग्राम में आंसर क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि मिलीग्राम में वेट बताओ, तो इसको लिखेंगे 228, ये ग्राम में आया है तो मिलीग्राम में लिख लेंगे 228 मिलीग्राम, मिलीग्राम। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 228 मिलीग्राम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कंपेयर रेट ऑफ नाइट्रेशन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ पे रेट ऑफ नाइट्रेशन बताना है। तो देखो नाइट्रेशन कराएंगे तो नाइट्रोनियम आयन बनेगा, और नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, जिस रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगा, सबसे पहले वहाँ पे अटैक करने जाएगा। मीन्स यहाँ पे देखो ये जो एनिसोल जो है, यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पे रेजोनेंस करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। यहाँ पे जो NO2 है ये तो रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, और जो क्लोरीन है वो इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन खींचता है, और रेजोनेंस के थ्रू डोनेट करता है मेसोमेरिक इफेक्ट के थ्रू। तो रेजोनेंस तो डोमिनेटिंग नहीं है, हेलोजन के लिए इंडक्टिव डोमिनेटिंग होता है। तो देखो NO2 खींच रहा है रेजोनेंस के थ्रू, Cl खींच रहा है इंडक्टिव के थ्रू। तो कौन ज़्यादा खींचेगा, NO2 ज़्यादा खींचेगा, क्योंकि रेजोनेंस के थ्रू खींच रहा है, इंडक्टिव के थ्रू भी खींचेगा। मीन्स बी वाले में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम है, तो बी वाले का रेट क्या होगा, सबसे कम। तो 2 और 4 में कोई आंसर बन सकता है। अब देखो ए वाले का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है बेंजीन रिंग में, तो ए का स्पीड सबसे ज़्यादा होगा। तो देखो ए और सी में, यहाँ पे ए वाले का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, नाइट्रेशन कराएंगे तो सबसे ज़्यादा होगा, और बी का सबसे कम, सी आएगा बीच में कहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपाउंड्स डू नॉट गिव टोलेंट टेस्ट। इसमें से टोलेंस टेस्ट कौन नहीं देंगे। अच्छा टोलेंट टेस्ट, देखो जो सी में है OH ग्रुप लगा है यहाँ पे,
और डी में भी OH लगा है। बेसिक मीडियम में ये क्या होगा, रिंग ओपन हो जाएगा, और रिंग ओपन हो जाएगा तो अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स सी और डी तो टॉलेंट टेस्ट दे देंगे। लेकिन ए और बी में ऐसा नहीं है, ए और बी वाला टॉलेंट टेस्ट नहीं देंगे, तो इसका आंसर है ए एंड बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें बोल रहा है यहाँ पे एक्स कोई कंपाउंड है जो अमोनिया के साथ हीट करने पे ए बनाता है, फिर उसको KOH मतलब बेसिक मीडियम में Br2 से रिएक्ट कराते हैं, फिर क्लोरोफॉर्म को बेसिक मीडियम में रिएक्ट कराने पे यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो बोल रहा है एक्स विल बी, इसमें से एक्स कौन होगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे CH2NC बन रहा है, तो CH2NC के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे इस टाइप का ऐसा कुछ दिख रहा है क्या। देखो सबसे पहले अगर थर्ड वाले को लेके बनाते हैं, एक्स को मान लो थर्ड है, थर्ड वाला क्या है, एक्स है, तो पहले स्टेप में NH2 के साथ रिएक्शन करने पे क्या बनता है, यहाँ पे NH2 आ जाता है, और ये बेस KOH प्लस Br2 से क्या होता है, CO गायब हो जाता है यहाँ से, CO2 गैस बन के निकल जाता है, ये कॉमन सी रिएक्शन है, CH2 NH2 रह जाता। और इस स्टेप के बाद, और सेकेंड स्टेप में यहाँ पे सेकेंड स्टेप के बाद अपना फाइनली ए वाला प्रोडक्ट मिल जाता है, जो लिख के यहाँ पे दिया है। यहाँ पे देखो CH2, यहाँ पे NC, तो इस क्वेश्चन का आंसर है थर्ड। इस क्वेश्चन में बोल रहा है ऑल पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ C5H11Br when reacted with aqueous KOH find out total number of optically active product without rearrangement। तो देखो इसका पहले हम क्या करेंगे, सारे आइसोमर बनाएंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर, उसके बाद इसको KOH से रिएक्शन कराएंगे, और उसके बाद जो टोटल ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट होंगे ना, उसको अपने को बताना है विदाउट रीअरेंजमेंट, मतलब कार्बोकेटाइन बना के रीअरेंजमेंट नहीं कराना है। तो देखो यहाँ पे जो C5H11Br है, इसके टोटल कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बनते हैं, 8, आठों बना सकते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले 5 कार्बन का पीसी लो, और Br को अरेंज करके अलग अलग स्ट्रक्चर बना लेंगे। यहाँ पे Br लगा सकते हैं, यहाँ पे Br लग सकता है, और फिर 4 कार्बन का पीसी लेंगे, तो मिथाइल को यहाँ लगा लिए। अब देखो अब Br लगाना है तो यहाँ लगाओ या फिर इस पोजीशन पे लगाओ, एक ही बात है। Br यहाँ लगा सकते हैं, और Br यहाँ पे लगा सकते हैं, और Br को इस टर्मिनल पे भी लगा सकते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर मिलेगा। या अब हम क्या करेंगे, 3 कार्बन का पीसी लेंगे, तो 3 कार्बन का पीसी यही हो सकता है। अब कहीं पर भी लगाओ इस टर्मिनल पे, तो Br कहीं पर भी लगाएंगे तो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिलेगा। तो देखो 8 टोटल क्या बना लिए हम लोग, स्ट्रक्चरल आइसोमर। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें बोल रहा है कि जो स्ट्रक्चरल आइसोमर बनते हैं, इसके पॉसिबल आइसोमर बन रहा है, तो क्या करो, पहले एक्वस केओएच से रिएक्शन कराओ। तो देखो अगर एक्वस केओएच से रिएक्शन कराएंगे, तो एक्वस केओएच क्या करेगा, Br- को हटाएगा और वहाँ पे जाके OH लगा देगा, क्योंकि रीअरेंजमेंट नहीं कराना है। तो देखो जहाँ पे Br है वहाँ पे क्या लग जाएगा, OH। तो यहाँ पे देखो फाइनल प्रोडक्ट क्या दिखेगा ऐसे, यहाँ पे Br के जगह पे OH आ गया, मतलब कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है, OH लगाओ या Br लगाओ, हम लोग बता सकते हैं ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं, समझे। तो जहाँ पे Br है वहाँ पे क्या कर देंगे, OH, जहाँ Br है वहाँ पे OH, ये Br के वजह जगह पे क्या लगा देंगे, OH, Br की जगह पे लग जाएगा OH। तो देखो फाइनल प्रोडक्ट मैं बना दे रहा हूँ, पहले Br को मिटा के, तो Br को यहाँ हटा देते हैं, यहाँ से,
और फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा ओ एच। देखो ओ एच को मान के आंसर करो या बी आर को, आंसर तो सेम ही आने वाला है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लग जाएगा फाइनल प्रोडक्ट जो आएगा ओ एच यहाँ पे, इसमें ओ एच यहाँ लग गया। इस केस में हमने क्या किया था, अ, देखो इस केस में यहाँ पे लगा था बी आर, तो यहाँ लग जाएगा ओ एच, फिर ओ एच यहाँ लग जाएगा, फिर ओ एच यहाँ लग जाएगा, और ओ एच यहाँ लग गया, और ओ एच यहाँ लग गया। तो देखो कितने ऑप्टिकली एक्टिव हैं। तो ऑप्टिकली एक्टिव के लिए अपने को काउंट करना पड़ेगा कैरल सेंटर। तो यहाँ पे देखो इसमें कोई कैरल सेंटर नहीं है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। यहाँ पे एक कैरल कार्बन है, देखो यहाँ पे H लगा है, इधर मिथाइल है, और इधर ये ग्रुप लगा है, तो कैरल कार्बन हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव है ये। ये देखो ए ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, यहाँ पे H है और दोनों ग्रुप सेम यहाँ पे दिख रहे हैं, दो तो दो दो सेम ग्रुप है, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया ये वाला। इसको देखो तो यहाँ पे एच लगा है, तो ये भी क्या हो रहा है, और यहाँ पे देखो ये जो हाइड्रोजन है और यहाँ पे कुछ अलग मिथाइल लगा है, तो देखो यहाँ पे ये वाला कार्बन कैरल हो जा रहा है, ये वाला कार्बन कैरल कार्बन हो रहा है, तो इसको बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव। और यहाँ पे देखो कोई ऑप्टिकली एक्टिव हो रहा है क्या, नहीं। इस केस में ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जा रहा है, देखो एक ओ एच ग्रुप लगा है, दूसरा इधर से मिथाइल लगा है, तीसरा इसमें हाइड्रोजन होगा, और चौथा ये ग्रुप लगा है, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव हो गया है। और इधर से कोई ऑप्टिकली एक्टिव हो रहा है क्या, नहीं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ये भी क्या, ऑप्टिकली इनएक्टिव, कैरल कार्बन नहीं है किसी में। तो देखो तीन ऐसे कंपाउंड मिले हैं जिनमें कैरल कार्बन है, ऑप्टिकली एक्टिव है, तो इनका मिरर इमेज जो लेंगे वो भी ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने आएंगे, 3 × 2, क्योंकि इनका मिरर इमेज लेंगे वो भी तो आइसोमर है, ऑप्टिकल आइसोमर बोलेंगे इनको। तो टोटल कितने आइसोमर आ रहे हैं, 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 6। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे देखो ये रिएक्टेंट दिया है और H2PD CaCO3 के साथ इसका रिडक्शन करा रहा है, और दूसरे में सोडियम लिक्विड अमोनिया का रिएजेंट लिया है, लिक्विड अमोनिया, सोडियम लिक्विड अमोनिया, और इसका रिडक्शन करा रहा है, मतलब बर्च रिडक्शन करा रहा है। तो देखो एक्स वाले केस में क्या बनता है, सिस सिस एल्किन बन जाएगा यहाँ पे, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सिस एल्किन बन गया यहाँ पे सी एच थ्री। और लिक्विड अमोनिया के केस में बनता है ट्रांस एल्किन, तो यहाँ पे ट्रांस एल्किन बना लो, CH3 CH3। अब ये एक्स है और ये वाई है। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्स इज लेस देन वाई, एक्स का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वाई का ज़्यादा। तो देखो एक्स का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है, एक्स का म्यू नेट देखेंगे ना, म्यू नेट वो ज़्यादा है, नॉन जीरो है, लेकिन यहाँ पे वाई का डाइपोल मोमेंट तो जीरो आ रहा है। और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट होता है, तो एक्स का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और इसमें उल्टा दे रखा है, डाइपोल मोमेंट ऑफ वाई इज ग्रेटर देन एक्स, वाई का तो जीरो है, तो ये भी गलत है। एक्स एंड वाई आर स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, ये देखो ये ट्रांसफॉर्म हो गया, और जो ऊपर है वो सिस फॉर्म, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर को स्टीरियो आइसोमर बोलते ही हैं, तो ये करेक्ट हो गया। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, गलत। देखो ट्रांसफॉर्म जो होता है सिमेट्रिक होता है, इसका अच्छे से पैकिंग होता है, ट्रांसफॉर्म जो होता है ना, ट्रांसफॉर्म उसका पैकिंग सॉलिड स्टेट में अच्छा होता है, तो वंडरवॉल फोर्स ज़्यादा लगता है, जिसके वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है, मीन्स वाई का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और इसमें उल्टा दे रखा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है सब्लिमेशन
is a purification technique that is used to separate those solid substance which changes from solid to vapor state without passing through liquid state। करेक्ट है। सेकंड में बोल रहा है इफ एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज रिड्यूस्ड देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस डिक्रीजेज। ये भी बात सही है। देखो यहाँ पे जो सब्लिमेशन का प्यूरिफिकेशन प्रोसेस जो है इसमें यही तो करते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज कर देते हैं जिससे सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है और वो वेपर बन जाता है, सीधे सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीधे गैस में। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन 1 इनका इसका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट फॉर द गिवन रिएक्शन। यहाँ पे देखो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है तो सीक्वेंस क्या होगा। तो देखो पहला स्टेप जो दिख रहा है ना यहाँ पे, सोडियम इथॉक्साइड, ये क्या करेगा, बी आर को यहाँ से हटाएगा और सोडियम पे प्लस है, ओ पे माइनस, तो ओ माइनस क्या करेगा, यहाँ से एच प्लस लेगा और जो भी है यहाँ पे कार्बन पे निगेटिव चार्ज आएगा वो अटैक करेगा, यहाँ से बी आर माइनस निकल जाएगा। तो पहले स्टेप में डबल बॉन्ड बनेगा और यहाँ से बी आर माइनस चला गया। और ये काम तो थर्ड वाले में भी हो सकता है देखो, लेकिन यहाँ पे एक्वस के ओस दिया है तो ए तो सीधे क्या करेगा, बी आर को हटा के ओ एच लगा देगा। फोर्थ वाले में भी ये हो सकता है। अब दूसरा जो है यहाँ पे देखो, दूसरे केस में देखो सेकंड वाले का तो कोई काम ही नहीं है, बर्च रिडक्शन यहाँ पे B2H6 जो है हाइड्रोबोरेशन कैसे कराएंगे स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। अब क्या करना है, B2H6H2O2 हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराएंगे। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराने से होगा क्या, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो इधर H आ जाएगा और इधर OH आ जाता है। फिर यहाँ पे जॉन्स रिएजेंट अगर ले लेते हैं तो जॉन्स रिएजेंट जो है वो सीधे अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। इधर अल्डिहाइड बनता भी नहीं है, सीधे अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ पे इस कार्बन के साथ क्या करेगा, एक और ऑक्सीजन इंसर्ट करा देगा। तो फाइनल प्रोडक्ट ये बन जाएगा, मीन्स ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट हो गया। समझे। तो यहाँ पे देखो इसमें दिक्कत क्या था, एक्वस के ओ एच में बेंजीन रिंग से जो यहाँ पे ऐसे कनेक्ट है बी आर, यहाँ पे बी आर को हटा के ओ एच आ जाता। फिर यहाँ पे हाइड्रो ए वाला हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन किसका कराते हैं, फिर जॉन्स रिएजेंट अगर मिलाते तो इसको कीटोन में कन्वर्ट कर देता। तो इसमें तो ऐसा नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर भी देखो ये थर्ड वाले में क्या दिक्कत है, सॉरी फोर्थ वाले में अगर ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन कराते तो यहाँ पे प्रोडक्ट कुछ और आता। जैसे देखो फोर्थ वाले में लेते तो ऑक्सी डबल बॉन्ड तो बना दिए, अब ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन इसमें दिया है यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे जो ओ एच आता यहाँ पे आता और यहाँ पे आता, फिर ऑक्सीडेशन कराते तो यहाँ कीटोन बनता, मतलब डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिल पाता। तो डिजायर्ड प्रोडक्ट के लिए ए सीक्वेंस रखना पड़ेगा रिएजेंट का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 नेम ऑफ द रिएजेंट। ये बेयर्स रिएजेंट वाले में लिखा है और यहाँ पे लिखा है वॉयलेट रेड सिल्वर पिंक कलर डिसअपियर। तो देखो वेयर्स रिएजेंट जो होता है ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के डिटेक्शन में यूज होता है। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन मतलब अनसेचुरेटेड कंपाउंड बताने में यूज करते हैं बेयर्स रिएजेंट का। तो बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, एल्कोहल बेसिक MnO4 का सॉल्यूशन होता है, MnO4 माइनस का बेसिक सॉल्यूशन होता है। तो ये तो पर्पल कलर का है, पर्पल कलर का अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हुआ तो इसका पर्पल कलर डीकलराइज हो जाता है, MnO4 माइनस रिड्यूस हो जाता है Mn2 प्लस में लाइट पिंक, या फिर बोलो डीकलराइज हो जाता है, तो पिंक कलर डिसअपियर।
ये पर्पल कलर, पर्पल या पिंक, ये जो है ना पर्पल या पिंक कलर होता है, तो डिसअपियर हो जाता है, लाइट पिंक में कन्वर्ट हो जाता है। तो फर्स्ट का एस। अब देखो कहीं पर भी फर्स्ट का एस नहीं लिखा है, मीन्स एक ही, अगर अपने को बेयस रिएजेंट पता होता तो सीधे आंसर टिक करके आ जाते हैं। और फिर देखो सेकंड में क्या बोल रहा है, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। तो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट अल्कोहल के डिटेक्शन के लिए यूज होता है और रेड कलर देता है, समझ गए। तो यहाँ पे टू का क्यू करेक्ट है। टॉलेंस रिएजेंट, सिल्वर मिरर टेस्ट इसको बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट को, तो थ्री का आर। और न्यूट्रल FeCl3 फेरिक क्लोराइड, ये फिनॉल जो होते हैं ना उनके टेस्ट के लिए यूज करते हैं, फोर का पी है। तो फिनॉल का जो कलर आता है ना, कैरेक्टरिस्टिक कलर वॉयलेट कलर आता है, तो फोर्थ का पी। तो ये रहा पेपर जो जेई मेन में पूछा गया था तीसरे दिन। तो पेपर ठीक ठाक ही है, मॉडरेट है। चलो फिर मिलते हैं अगले पेपर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।